अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम एक्स और VBA मैक्रो प्रोग्रामिंग के इस लेसन में डिस्कस करेंगे इफ स्टेटमेंट और साथ साथ इफ स्टेटमेंट के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट सेल चेंज इवेंट। सो यानी कि इसमें आज हम जो है इवेंट्स को भी डिस्कस करने जा रहे हैं, वर्कशीट के मुख्तलिफ इवेंट्स को, और इफ स्टेटमेंट को भी हमने यहाँ पे डिस्कस करना है और फिर हम उसकी एग्जांपल को यूज़ करेंगे वर्कशीट के चेंज इवेंट में। तो सबसे पहले हम इफ़ स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे कि इफ़ स्टेटमेंट क्या चीज़ होती है। तो इससे पहले कि हम कोई प्रैक्टिकली काम करें, मैं आपको थोड़ा सा इफ़ स्टेटमेंट के बारे में बता दूं कि बेसिकली इफ़ स्टेटमेंट जो होती है ये एक कंडीशनल एग्जीक्यूशन होती है। यानी कि आप कोई कंडीशन देते हैं और फिर उसके मुताबिक किसी चीज़ को एग्जीक्यूट जो है वो करते हैं, किसी भी स्टेटमेंट को। इसका जो सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पे हमारे पास जो है इफ़ स्टेटमेंट होती है यहाँ पे, एंड इफ़ स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे फ़ौरन हम एक कंडीशन देते हैं, देन एक रिजर्व वर्ड यूज़ किया जाता है कि अगर ये कंडीशन ऐसी हो तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होगा, अगर हमारी कंडीशन मीट नहीं करती तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो बेसिकली दिस इज़ द सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी है तो आप एल्स नहीं लिख सकते, आप यहाँ पे इसको ख़त्म कर दें। इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू देन दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट एंड दैट्स ऑल। तो अगर तो आप चाहते हैं कि सिर्फ एक ही कंडीशंस आप दे रहे हैं और उससे एक ही, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। बट अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो और अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, तो फिर आप एल्स का इस्तेमाल जो है वो करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन होती है वो हमारे पास कोई एक्सप्रेशंस होगी और वो हमेशा ट्रू या फॉल्स आपको रिटर्न करेगी। यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास कंडीशन होगी ये कोई भी एक्सप्रेशन होगी, मिसाल के तौर पे जैसे 40 इज़ ग्रेटर दैन 10, सो दिस इज़ एक्सप्रेशंस विच रिटर्न ट्रू, 40 10 से बड़ा है। सो आप जो है इस ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर ये वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। तो ये हमारे पास इफ स्टेटमेंट है, इसको हम यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पे देखें, अगर ये हमारे पास एक सेल है, यहाँ पे हम कोई वैल्यू लिख लेते हैं 100, ठीक है जी। अभी हम जो बेसिक एडिटर ओपन करेंगे या आप Alt F11 की प्रेस करें एंड यहाँ पे आप एक मॉड्यूल क्रिएट कर लें सब, और उसका कोई भी एक नाम दे दें, एंटर। नो, अब यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो लिख सकते हैं। तो हम सिंपल सी एक स्टेटमेंट लिखते हैं। हमारे पास ये जो सेल है ये A1 सेल है। सो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे पास इफ रेंज A1 dot value is greater than or equal to, or we say that is greater than or equal to 0, then message box, this is positive value, else कॉपी कर लेते हैं इसी को, एंड इफ मैसेज बॉक्स दिस इज़ नेगेटिव वैल्यू। सो अगर हमारे पास जो वैल्यू पड़ी होगी A1 में वो अगर 0 से बड़ी होगी तो वो फिर पॉजिटिव होगी, या 0 के बराबर भी होगी तो वो पॉजिटिव होगी, और अगर वो 0 से कम होगी तो फिर वो नेगेटिव वैल्यू होगी। अभी हम इस यहाँ पे इसको Alt F8 इसको हम रन करते हैं। सो दिस इज़ पॉजिटिव वैल्यू। अगर हम यहाँ पे -12 लिख देते हैं, Alt F8 एंड रन, सो दिस इज़ नेगेटिव वैल्यू। तो इफ स्टेटमेंट जो है वो हमें बेसिकली उसको
चेक करके बताती है कि जो आप कंडीशन दे रहे हैं कि क्या आपकी जो क्राइटेरिया आपने दिया हुआ है तो क्या जो है वो उससे मीट करती है वैल्यू या नहीं करती। तो फिर अगर करती है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और अगर नहीं करती तो फिर ये वाली स्टेटमेंट जो है वो क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे अगर नेम है और हम लेट्स से यहाँ पे कोई सब्जेक्ट के मार्क्स लिख देते हैं। लेट्स से हमारे पास यहाँ पे मैथ के नंबर हैं और यहाँ पे हमारे पास इंग्लिश सब्जेक्ट के मार्क्स हैं और यहाँ पे हमारे पास उर्दू के मार्क्स हैं और यहाँ पे हमारे पास टोटल मार्क्स हैं और यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज है और यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट है। सो अगर हमारे पास ये सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है तो सलीम, अब यहाँ पे मेरे पास 50-60 कुछ नंबर हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे टोटल जो है वो हो जाए और फिर परसेंटेज और फिर इसका रिज़ल्ट भी यहाँ पे आ जाए कि ये बंदा जो है वो पास है या फेल है। तो मैं इसका मॉड्यूल में थोड़ी सी चेंजिंग करूँगा। यहाँ पे जो मैंने मेन मॉड्यूल बनाया हुआ है यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम पहला काम तो ये करेंगे कि इन तमाम सेल्स को यहाँ पे जमा कर देंगे। तो दिस इज़ बी, सी एंड डी एंड रो इज़ 1। सो यहाँ पे हम तो इस ये जो हमारे पास जमा हो जाएगा तो ये कहाँ पे आ जाएगा, E1 में आ जाएगा। सो इट्स मीन हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि range E1 dot value. So this is basically our E1 cell. So E1 dot value is equal to, इसको कॉपी कर लेते हैं, प्लस एंड प्लस। सो 3 हमने टाइम इसको कॉपी किया है, 3 वैल्यू हमने इसमें प्लस करनी है। लेट्स से हमारे पास B1, C1 एंड D1। सो हमने क्या किया, हमने इनको यहाँ पे कॉपी किया, B1 की वैल्यू, C1 की वैल्यू और D1 की वैल्यू। यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू है B1, C1, D, सॉरी इट्स 2, यहाँ पे हमारे पास 2 है। सो हम इसको क्या कर लेते हैं, क्योंकि हम दूसरी रो पे काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये यहाँ पे हमने सारी जगहों पे क्या कर लिया, 2 कर लिया। सो तमाम की तमाम जो दूसरी रो है उसकी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जमा करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगी। नो अगर हम इसको एग्जीक्यूट कर दें Alt F8 एंड रन, सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 180 आ गया। इसने तमाम चीज़ों को जमा कर दिया। नो यहाँ पे हमारे पास 180, यहाँ पे हम इसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज़ F2। सो F2 रेंज F2 dot value is equal to, so इसको कॉपी कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100 एंड डिवाइडेड बाई 300। सो 300 हमारे पास टोटल मार्क्स हैं और ये हमारे पास परसेंटेज निकल आएगी। ये हमारे पास क्या निकल आएगी, परसेंटेज। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कैलकुलेट दी परसेंटेज। ठीक है, कैसे होगी, टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाई 100 एंड डिवाइडेड बाई, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास मार्क्स मल्टीप्लाई बाई 100 एंड देन टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स। सो ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले के साथ हमने क्या कर ली, परसेंटेज कैलकुलेट कर ली। तो ये हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी, कहाँ पे आ जाएगी, F2 में आ जाएगी। ये हमारे पास F2 है। ठीक है, 180 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स 300, तो ये हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी।
नाउ हम इफ स्टेटमेंट के साथ अब इसका जो है मालूम करेंगे कि इसमें हमारे पास जो इसका रिज़ल्ट है वो क्या है। सो हम यहाँ पे इफ़ यूज़ करेंगे, इफ़, और यहाँ पे हमारे पास रेंज F2 को हम चेक करेंगे। यहाँ पे हम calculate the result. So if range F2 को हम चेक करेंगे, डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40, देन सो हमारे पास रिजल्ट कहाँ पे आना है, G2 में। देन रेंज G2 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू पास एल्स, कॉपी कर लेते हैं इसको, G2 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू फेल। अगर परसेंटेज जो है वो 40 से ज़्यादा होगी तो वो पास होगा, वरना वो क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो एंड इफ, तो ये हमारे पास इफ स्टेटमेंट यहाँ पे आ जाएगी। बेसिकली अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होगी, यानी कि उसकी जो F2 में पड़ी हुई वैल्यू है वो 40 से ज़्यादा होगी, यहाँ पे पड़ी वैल्यू, तो यहाँ पे पास आएगा, वरना यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, फेल आएगा। सो हम इसको यहाँ पे इफ स्टेटमेंट के साथ हमने यहाँ पे रिज़ल्ट जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अभी अगर हम इसको Alt F8 करते हैं और इसको रन करते हैं यहाँ पे, सो यू कैन सी 60 एंड देन पास 24, 35, 21 and delete everything this, Alt F8 रन, हमारे पास ये क्या आ जाएगा, फेल आ जाएगा। तो आपने देखा कि इफ स्टेटमेंट के साथ हम जो है कुछ चीज़ों को ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं और फिर उसके मुताबिक ही हम उसका जो है वो एग्जीक्यूट जो है उसको करते हैं। अब यहाँ तक तो आपको इफ स्टेटमेंट की समझ आ चुकी होगी। अब हम इस सारी चीज़ को हम चाहते हैं कि जैसे ही मैं यहाँ पे नंबर ऐड करूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूँ 20 एंड 30, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारी चीज़ें खुद ब खुद कैलकुलेट होती जाएं। तो इस मकसद के लिए आज जो हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो हमारे पास वर्कशीट सेल चेंज इवेंट है, जिसको हमने डिस्कस करना है। वर्कशीट सेल चेंज इवेंट ये होता है कि जब भी आप किसी सेल में कोई चीज़ तब्दील करेंगे, यानी कि यहाँ पे मैंने 20 लिखा, तो जब यहाँ पे कोई चीज़ तब्दील होगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो प्रोसीजर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जो होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ जो होती है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, एक चीज़ जो होती है वो हमारे पास मेथड होते हैं, एक चीज़ हमारे पास प्रॉपर्टी होती है और एक चीज़ हमारे पास इवेंट होता है। तो बेसिकली ये हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट, मेथड, प्रॉपर्टी एंड इवेंट। तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपको पता है कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट हो सकता है। मिसाल के तौर पे जैसे हमारे पास रेंज ऑब्जेक्ट है, जैसे हमारे पास वर्कशीट है, ये हमारे पास जो है सारे के सारे बेसिकली क्या हैं, ऑब्जेक्ट हैं। जैसे रेंज ऑब्जेक्ट है, जैसे वर्कशीट है, जैसे ये सारे के सारे हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं। फिर इनके साथ इनके मेथड होते हैं, यानी कि जिस तरह से हम कहते हैं कि डिलीट है, डिलीट मेथड है, इसी तरह से ऐड मेथड है। तो ये डिफरेंट किस्म के मेथड जो हैं वो हम यहाँ पे इनके यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे ऐड मेथड है। फिर इनकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में हम जैसे किसी चीज़ का नेम चेंज करते हैं, कलर्स चेंज करते हैं, तो ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टी है। फिर इसके इवेंट्स होते हैं। बेसिकली इवेंट का मतलब होता है कि वो चीज़ कब एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, वो चीज़ कब एग्जीक्यूट होगी। तो हम यहाँ पे ये डिफरेंट किस्म के इवेंट जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वर्कबुक के अंदर। जैसा कि हमारे पास ये एक शीट है, शीट नंबर 2 हमारे पास है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे शीट नंबर 2 में चला जाऊँ और शीट नंबर 2 को डबल क्लिक करूँ, तो यहाँ पे मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास है वर्कशीट।
और जो इसका इवेंट है वो है सिलेक्शन चेंज। यहाँ से हम इवेंट चेंज कर सकते हैं। अब एक्टिवेट मीन जैसे ही वो वर्कशीट ओपन होगी तो आपको एक मैसेज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखते हैं MSG Bugs हेलो। सो आपने ये जो स्टेटमेंट है किस में लिखी कि जब वर्कशीट जो है वो क्या होगी, एक्टिवेट होगी। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जैसे ये वर्कशीट आएगी, जैसे हम शीट नंबर 3 में हैं इस वक्त, तो जैसे ही शीट नंबर 2 में जाएंगे तो आपको ये मैसेज आ जाएगा हेलो। तो ये बेसिकली कब एग्जीक्यूट होगी स्टेटमेंट, जैसे ही ये वर्कशीट, अब ये वर्कशीट हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये एक्टिवेट इसका इवेंट है। अब यहाँ से हम मुख्तलिफ इवेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो एक इवेंट हमारे पास है चेंज इवेंट। इट्स मीन कि जब हमारी सेल की वैल्यू चेंज होगी तो उस वक्त क्या होगा, यानी कि ये हमारे पास एक सेल है, शीट नंबर 2 हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास शीट नंबर क्या है, 2 है। सो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, वर्कशीट नंबर 2, और हमारे पास इवेंट कौन सा है, हमारे पास चेंज इवेंट है। तो अब अगर हम यहाँ पे किसी भी सेल में तब कोई भी चेंजिंग करेंगे तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, दैट्स ए मैसेज बग्स हेलो। सो अब अगर हम आप देखेंगे हम इसको यहाँ पे कोई भी तब्दीली करते हैं, यहाँ पे 30 लिखता हूँ तो आपको ये मैसेज आएगा। किसी भी जगह पे आप कोई भी देखें, यहाँ पे कहीं पे भी जब आप कुछ लिखते हैं तो आपको ये मैसेज जो है वो नज़र आ रहा है। तो इट्स मीन जब भी कोई चेंजिंग होती है तो उस वक्त ये स्टेटमेंट खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाती है। अब यहाँ पे जब ये इवेंट परफॉर्म होता है तो यहाँ पे आप देखते हैं कि आपको ये इवेंट एक वैल्यू भी रिटर्न कर रहा होता है, और वो वैल्यू आपके पास है टारगेट और उसकी टाइप आपके पास है रेंज। इट्स मीन कि ये टारगेट जो है वो रिटर्न हो रहा है। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ मैसेज बग्स एंड टारगेट, तो अब होगा ये कि ये हमें जो भी टारगेट में वैल्यू होगी उसको मैसेज करके डिस्प्ले कर देगा। अभी यहाँ पे देखें, जब भी मैं यहाँ पे कोई तब्दीली करूँगा तो उसमें जो भी वैल्यू है वो आपको उसने, अब आप यहाँ पे टारगेट डॉट एड्रेस लिख दें तो वो आपको ये बताएगा कि किस सेल में जो है वो तब्दीली हुई, P3 में तब्दीली हुई है। इसी तरह से आप टारगेट डॉट रो कर दें तो वो आपको बताएगा कि कौन सी रो में तब्दीली हुई है। सो रो नंबर 4 में तब्दीली हुई है। सो मुख्तलिफ आप जब उसको उसके जो है जो मेथड है उनको कॉल करेंगे तो वो फिर आपको, क्योंकि टारगेट आपके पास क्या है, एक रेंज है, जैसे आप एक रेंज को यूज़ करते हैं बिल्कुल उसी तरह से ये आपके पास क्या है, एक रेंज आ रही है। सो अब हम करते ये हैं कि हम कहते हैं कि हम जब भी किसी सेल में तब्दीली करें, इस सेल में, इस सेल में या इस सेल में, यानी कि जब हम यहाँ पे नंबर लिखें, यहाँ पे नंबर लिखें या यहाँ पे नंबर लिखें तो टोटल नंबर भी कैलकुलेट हो जाए, परसेंटेज भी कैलकुलेट हो जाए और उसका रिज़ल्ट भी कैलकुलेट हो जाए। तो इट्स मीन पहला तो काम हमने ये करना है कि हमने चेक करना है कि क्या इन 3 सेल्स में तब्दीली हो रही है या नहीं हो रही। तो ये हमारे पास सेल नंबर 1 है, कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2 है, कॉलम नंबर 3 है, कॉलम नंबर 4। इट्स मीन 2, 3 और 4 में अगर तब्दीली होगी तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि एक वेरिएबल बनाते हैं रो r इज इक्वल टू रेंज डॉट, इसमें हम रो नंबर स्टोर करा लेते हैं, और कॉलम में रेंज डॉट कॉलम नंबर स्टोर करा लेते हैं। आप जो भी जब चेंजिंग होगी तो जिस रो में होगी उसकी वैल्यू और जिस कॉलम में होगी उसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी यहाँ पे। ये तो हमारा हो गया पहला काम। अब हमने करना क्या है, हमने चेक करना है कि सेल जो है वो नंबर 2, नंबर 3 या नंबर 4 तो नहीं है, ठीक है। अगर नंबर 3, नंबर 4, 2, नंबर 3, 2 और 3 और 4 है तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पे हम इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। इफ़, अब हमारे पास क्या है,
target dot column is equal to 2 or target dot column is equal to 3 or target dot column is equal to 4, then अब अगर हमारे पास जो हमारा टारगेट कॉलम है, यानी कि जो हमें जो कॉलम जिस कॉलम में तब्दीली हो रही है वो दूसरा है या तीसरा है या चौथा है, तो फिर क्या होगा, देन यहाँ पे हम जो कुछ भी होगा यहाँ पे इसके अंदर लिखेंगे. सो दिस इज एंड इफ बेसिकली. सो ये हमारी बॉडी है इफ़ की. इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वो उस वक्त एग्जीक्यूट होगी जब इस कॉलम में या इस कॉलम में कोई भी तब्दीली होगी. ओके. अब हम करते क्या हैं, अब हम ये करते हैं कि जब भी इनमें से किसी कॉलम में तब्दीली होगी तो फिर क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो कॉलम है टोटल का वो है 1 2 3 4 एंड 5. तो टोटल का हमारे पास कॉलम कौन सा है, 5 नंबर कॉलम इज टोटल. सो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट टोटल. कैसे, सेल्स हम जो है ऑब्जेक्ट यूज करेंगे. सेल में हम आपको पता है कि आपको रो और कॉलम बताना पड़ता है. तो रो तो हमारे पास वही होगी जो हमें रिटर्न हो रही है जिस रो में हम काम कर रहे हैं, यानी कि एक्टिव रो क्यों यहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी. जब भी किसी सेल में तब्दीली होगी तो उसकी रो नंबर आर में स्टोर हो जाएगी, तो रो यहाँ से आ जाएगी. और हमें कॉलम का पता है कि कॉलम नंबर हमारे पास कौन सा है, 5. डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, आप डायरेक्टली भी वैल्यू लिख सकते हैं इज इक्वल टू, और डॉट वैल्यू भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है. तो वैल्यू इज इक्वल टू होगा क्या, अब होगा ये कि इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉलम नंबर 2 जमा कॉलम नंबर 3 जमा कॉलम नंबर 4. सो ये सारे के सारे कॉलम जमा हो जाएंगे, यानी कि इस सेल में पड़ी हुई वैल्यू, ये कौन सा सेल है, दूसरा, और रो हमारे पास दूसरी, जो भी रो होगी वो वहाँ से आ रही होगी. तो जो दूसरे कॉलम में पड़ी हुई वैल्यू है ये जमा ये, तो ये सारे आपस में क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे. तो इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू और फिर ये वैल्यू आपस में हमारे पास क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी. ठीक है, कहाँ पे हो जाएगी, ये 5वें सेल के अंदर. सो दिस इज़ 1 2 3 4 5, यहाँ पे आके ये जमा हो जाएगी. अब 6 में परसेंटेज होनी है इसकी. तो सेल नंबर 6 हमारे पास क्या है, परसेंटेज है. तो कॉपी कर लेते हैं इसको. तो सेल नंबर 6 में रो वही होगी जो जिसमें हम काम कर रहे हैं, इसकी परसेंटेज निकल आएगी. तो परसेंटेज जो है यहाँ पे मैं पहले लिख लेता हूँ, calculate the percentage in cell number 6 by formula marks multiply by 100 and divided by total marks. So we use this formula. So where हम यहाँ पे इसको लगा लेते हैं अपना फार्मूला जो हमने कॉपी किया है. सो ये हमारे पास मार्क्स हमारे पास जो है वो यहाँ पे पड़े होंगे, ये हमारे पास टोटल मार्क्स हैं. सो दिस इज़ 1 2 3 4 एंड 5. सो मार्क्स हमारे पास कहाँ पड़े हुए हैं, 5, एंड मल्टीप्लाई बाई 100 एंड देन डिवाइडेड बाई 300 हमारे पास क्या है, टोटल मार्क्स हैं. सो यूज़ 300 टोटल मार्क्स. सो हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएंगे. तो ये हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी. अब हम यहाँ पे कैलकुलेट द रिजल्ट इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40
then pause, else, otherwise fail. सो नो हमने इस चीज़ को देखते हुए हमने क्या करनी है, यहाँ पे जो है कैलकुलेट करना है. सो इफ स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे. सो वी हैव ऑलरेडी स्टार्ट एन इफ स्टेटमेंट, और ये हमारे पास इफ स्टेटमेंट है और उसकी बॉडी है. तो इसके अंदर हम एक और इफ स्टेटमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो वी यूज़ इफ अनदर इफ स्टेटमेंट. सो दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफ. ओके, इफ सो चेक सेल नंबर दिस. तो 1 2 3 4 5 6. सो सेल नंबर 6 चेक करेंगे. रो वही होगी जिसमें काम कर रहे हैं और सेल हमारे पास होगा 6. सो सेल रो कामा 6 डॉट वैल्यू is greater than or equal to 40, then do this. Else do this and if. So ये हमारे पास एक दूसरी इफ स्टेटमेंट आ गई. इसकी भी दो हमारे पास वो होंगी. एक अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर कंडीशन ट्रू है यानी कि परसेंटेज 40 से ज़्यादा है, तो हमारे पास यहाँ पे सेल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास सेल नंबर 7 में पास आ जाएगा. सो वी यूज़ सेल्स R, 7 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू पास. एंड अगर ऐसा नहीं है तो फिर यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं. सो यहाँ पे पेस्ट. सो सेल नंबर 7 इज इक्वल टू फेल. सो यहाँ पे आपने देखा कि अगर हमारे पास ये जो सेल नंबर 6 है, इसमें पड़ी हुई वैल्यू जो है, अगर वो 40 से ज़्यादा है या 40 से कम है, यानी कि परसेंटेज 40 से ज़्यादा कम है, तो वो फिर सेल नंबर 7 में रिजल्ट पास लिखेगा, अदरवाइज वो फेल लिखेगा. यहाँ पे ये इफ स्टेटमेंट ख़त्म हो जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास ये जो मेन हमारी इफ स्टेटमेंट थी जो यहाँ से शुरू हो गई थी, ये हमारे पास इफ स्टेटमेंट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी. तो अब हमने ये सारा कोड जो है वो डबल इफ स्टेटमेंट के ज़रिए से चेक किया. सो अब जैसे ही हम यहाँ पे कोई किसी सेल में चेंजिंग करेंगे, किसी भी सेल में, तो अगर वो सेल ये वाला होगा, ये वाला होगा या ये वाला होगा कॉलम, इनमें से कोई भी कॉलम होगा, कॉलम नंबर 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा, तो फिर कैलकुलेशंस होना शुरू हो जाएंगी. और अगर ये वाले कॉलम नहीं होंगे तो फिर कैलकुलेशंस जो हैं वो नहीं होंगी. सो अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं. यहाँ पे देखें, मैं नेम लिखता हूँ सलीम. ओके, यहाँ पे हमारे पास जो रेंज है, सो दिस इज़ बेसिकली टारगेट. सॉरी हमने उसको स्टोर नहीं करवाया, तो हम डायरेक्ट टारगेट को ही यूज़ कर रहे हैं. स्टॉप करते हैं. सो यहाँ पे हम जैसे ही चेंज करेंगे सलीम, सो नथिंग विल बी डू. जब हमने नाम लिखा यहाँ पे जब हम नाम लिखते हैं, सो कुछ भी नहीं होता. लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे आप देखेंगे कि नंबर लिखूँगा, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होना शुरू हो जाएंगी. दैट्स से 78, एंड नाउ यू कैन सी दैट एवरीथिंग is doing automatically. 57, 98. सो यहाँ पे हो गया. अब देखें यहाँ पे हम दूसरा लिखते हैं 47, 98, सॉरी, एंड 49. सो ये ऑटोमेटिकली जो है वो सारा काम जो है वो यहाँ पे हो रहा है. यहाँ पे जो है हमें ये देखें, एक और नाम लिखते हैं 12, 32, 24. सो परसेंटेज 22 है, 40 से कम है, तो वो क्या हो गया, फेल हो गया. तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी आप जब लिखते हैं 47, 60 एंड 78, सो ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है.
तो आप देख रहे हैं कि अब जैसे जैसे अब यहाँ पे कोई भी हमारे पास देखें फार्मूला नहीं लगा हुआ, कोई भी चीज़ नहीं है, तो ये सारा काम जो है वो ऑटोमेटिकली हो रहा है थ्रू दी वर्कशीट चेंज इवेंट। कि जैसे ही हमारे पास वर्कशीट का सेल चेंज होता है, सेल के अंदर जो है वो तब्दीली होती है, तो फिर ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं। और इफ़ स्टेटमेंट को भी इसमें हमने इस्तेमाल किया। इस ट्यूटोरियल्स को आप एक दो दफ़ा देखें और फिर इसको प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह। ये बेसिकली हमारी प्रोग्रामिंग की अब ये स्टार्ट हो रही है। हमारी जो प्रोग्रामिंग है बेसिकली ये हमारी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। और इफ़ स्टेटमेंट और वर्कशीट सेल चेंज इवेंट को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। सो अगले लेसन में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त। हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।